हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इस एक्ट में अबॉलिशन हो गया था रूल ऑफ सर्वाइवरशिप का और नोशनल पार्टीशन का टू सम एक्सटेंट। अब सेक्शन 6 क्या कहता है कि जो पहले जो प्रॉपर्टी थी, अर्लियर प्रॉपर्टी यूज्ड टू डिवॉल्व बाय सर्वाइवरशिप, के सर्वाइवरशिप से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती थी सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग, विच वॉज लेटर ऑन अमेंड हो गई 2005 में। पहले क्या था, वेयर इन द फीमेल वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ कोपार्टनर। बिफोर 2005 फीमेल वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ कोपार्टनर and the majority property would devolve onto the son and the female will get some property as per notional partition। 2005 से पहले जो फीमेल थी उनको कोपार्टनर नहीं कंसीडर किया जाता था और मेजॉरिटी जो प्रॉपर्टी होती थी वो सन को ही मिल जाती थी और फीमेल को थोड़ी बहुत ही प्रॉपर्टी मिलती थी। सर्वाइवरशिप में नोशनल पार्टीशन ने किया जाता था बिफोर 2005 जस्ट टू असर्टेन कि क्या प्रॉपर्टी फीमेल्स को मिलेगी, कि मतलब अगर कोई अगर मर जाता है, मान लो ये है इसकी एक सन एक डॉटर है एक सन है, तो अगर इस इंसान की डेथ हो जाती है तो क्या प्रॉपर्टी मिलेगी डी को, उसके लिए एक नोशनल पार्टीशन किया जाता था। अब हम लोग सेक्शन 6 देखेंगे कि एज पर बेयर एक्ट की क्या कहता है। अब देखिए, ये सेक्शन 6 जो है मैं डायरेक्ट आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट से बेयर एक्ट से बता रही हूँ ताकि आप लोग कुछ कीवर्ड्स को भी रिलेट कर सके, अपने चाहे बेयर एक्ट में भी मार्क कर सकते हैं। अब ये क्या कहता है, डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्टनरी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कोपार्टनरी प्रॉपर्टी की डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है, मतलब अगर कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या पुरानी प्रॉपर्टी या कोपार्टनरी प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसे डिवॉल्व होएगी अपने हेयर्स पर, उसको सेक्शन 6 बताता है। ये क्या कहता है, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब अमेंडमेंट हो गई है 2005 में, जब से अमेंडमेंट हुई है उसके बाद से जॉइंट हिंदू फैमिली जो होगी, जो कि मिताक्षरा लॉ से गवर्न होती है, उसमें द डॉटर ऑफ अ कोपार्टनर शैल बाय बर्थ, ये आपका कीवर्ड हो गया, बिकम अ कोपार्टनर इन हर ओन राइट द सेम मैनर एज द सन। मतलब अब ये जो था, ये अमेंडमेंट क्यों लाई गई, ताकि एक फीमेल को और एक मेल को बराबरी का मिले, मतलब एक सन को और डॉटर को बिल्कुल इक्वल राइट्स मिले, बिल्कुल इक्वल प्रॉपर्टी मिले। पहले जो होता था, हमारी फीमेल्स को प्रॉपर राइट्स नहीं मिलते थे, प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी, सारी प्रॉपर्टी मेल्स को, जैसे अभी तक भी हम सुनते हैं ना कि हमारे दादा दादी की प्रॉपर्टी हमारे पापा या भाई को मिलेगी, या मतलब नाना नानी की मामा मामी मामा को मिल रही है, ऐसी ऐसी चीजें। तो वो वाली चीजें जो होती थी उसमें इक्वालिटी लाने के लिए 2005 में अमेंडमेंट की गई कि अब जो है एक डॉटर भी एक कोपार्टनर है और जो प्रॉपर्टी है बर्थ से ही उसको भी राइट मिल जाता है, कि उसी तरह से जिस तरह सन को प्रॉपर्टी मिलनी है फीमेल को भी मिलेगी। हैव द सेम राइट्स इन द कोपार्टनरी प्रॉपर्टी, सेम राइट्स जैसे कि एक सन के होते हैं। और थर्ड वाला क्या कहता है, सेम लाइबिलिटीज इन द कोपार्टनरी प्रॉपर्टी, जैसे कि एक सन की होती है। लाइबिलिटीज में भी राइट्स में भी हर चीज में फीमेल और मेल को बराबर कर दिया, सन और डॉटर को बराबर कर दिया। अब लड़का लड़की में हमारे देश में एक तरह से कहने के लिए भेदभाव नहीं है, ठीक है। एनी रेफरेंस टू हिंदू मिताक्षरा कोपार्टनर शैल बी डीम टू इंक्लूड अ रेफरेंस टू अ डॉटर। अब डॉटर को भी एक मिताक्षरा फैमिली की, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। अब जहां पर भी ये नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन आ जाता है ना, सब सेक्शन, इसका मतलब ये है, इसने आगे क्या लिखा, शैल अफेक्ट और इनवैलिडेट एनी डिस्पोजिशन और एलिनेशन। ये क्या कहता है, इस सब सेक्शन में कुछ भी अगर ऐसा जो होता है जो कि 20 दिसंबर से पहले कोई भी पार्टीशन या कोई भी अगर डिस्पोजिशन हो चुकी है, उसको फर्क नहीं करेगी, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका जो सेक्शन है ये प्रोस्पेक्टिव है। बाद में ही जो पार्टीशन हो रहा है या किसी की डेथ हो रही है, कोई प्रॉपर्टी डिवॉल्व होनी है, तो 20/12/2004 के बाद से ही वो इफेक्टिव होएगी। पहले जो हो चुका वो हो चुका, ठीक है। अब आपका सब सेक्शन 2 क्या कहता है, एनी प्रॉपर्टी टू विच अ फीमेल हिंदू बिकम्स एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ सब सेक्शन 1, जो भी प्रॉपर्टी उसको इस सब सेक्शन 1 की वजह से मिली थी, शैल बी हेल्ड बाय हर विद इंसिडेंट्स ऑफ कोपार्टनरी ओनरशिप और regarded notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being as property being capable of बाय टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। इसमें ये कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी एक फीमेल सब सेक्शन 1 के हिसाब से पाएगी
वो प्रॉपर्टी उस फीमेल की अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी और वो एक टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर सकती है, मतलब एक विल बनाकर किसी को भी वो प्रॉपर्टी दे सकती है। ये जरूरी नहीं अपनी फैमिली में ही देना, पड़ोसियों को दे सकती है, किसी को ट्रस्ट को दे सकती है, कहीं पे भी जहां पर भी वो चाहे, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसकी अपनी इच्छा है। अब आपका सब सेक्शन 3 क्या कहता है? वेयर अ हिंदू डाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005, उसका जो इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में वो कैसे गवर्न होएगा? मिताक्षरा लॉ से। और वो कैसे डिवॉल्व होता है? या तो टेस्टामेंट्री मतलब विल के हिसाब से, या इंटरस्टेट। इंटरस्टेट सक्सेशन कहाँ पे आ जाती है? हमारे सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 मेल्स के लिए, और फीमेल्स के लिए सेक्शन 15 और सेक्शन 16। उसी तरह से हमारी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होएगी। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, कैसे होएगी कि जो डॉटर है उसको सेम शेयर मिलेगा एज इज अलॉटेड टू अ सन। ठीक है, अगर कोई भी हिंदू आफ्टर 2005 के बाद मरता है तो उसकी प्रॉपर्टी या तो टेस्टामेंट या तो विल के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी डिस्पोज कर दे, और अगर मान लो किसी के एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, कभी बिल्कुल एक्सीडेंटल हो जाती है, तो वो उसको इंटरस्टेट कहते हैं, पता ही नहीं था कि कब डेथ हुई, तो उस केसेस में हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट आ जाता है। और हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से वो क्या कहता है कि डॉटर को आफ्टर 2005 वही प्रॉपर्टी सेम शेयर मिलेगा जैसे कि एक सन को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है अभी? द शेयर ऑफ अ प्री डिसीज्ड सन। अब ये प्री डिसीज्ड का मतलब क्या है कि मान लो ये फादर है, ये सन था, और इनका एक मान लो सन का सन था। ठीक है, सन जो है फादर से अगर पहले मर जाए, मतलब बेटा मर गया अभी बाप जिंदा है, तो उन केसेस में प्री डिसीज्ड सन बोलते हैं। द शेयर ऑफ अ प्री डिसीज सन, इसका जो शेयर है मतलब प्री डिसीज सन, या प्री डिसीज डॉटर मतलब डॉटर की भी डेथ हो चुकी है, दोनों डेथ है, मतलब या प्री डिसीज सन या प्री डिसीज डॉटर, as they would have got had they been alive at the time of partition shall be allotted to the surviving child of such predeceased son और predeceased, मतलब कि अगर सन की डेथ हो गई है या डॉटर की डेथ हो गई है लेकिन उन लोगों को प्रॉपर्टी तो मिलनी थी जो फादर की मिलनी है, तो उन केसेस में क्या होगा, जो सर्वाइविंग चाइल्ड होगा ऑफ द प्रीडिसीज सन या सर्वाइविंग चाइल्ड होगा ऑफ द प्रीडिसीज डॉटर, उन लोगों को वो शेयर मिल जाएगा जो कि उनको मिलता अगर उनके पापा या उनकी मम्मी जिंदा होती तो। ठीक है, नेक्स्ट ये सी क्या कहता है? द शेयर ऑफ अ प्री डिसीज चाइल्ड ऑफ अ प्री डिसीज सन और ऑफ प्री डिसीज डॉटर। अब ये नेक्स्ट में क्या कहता है? जैसे प्री डिसीज डॉटर शैल बी अलॉटेड टू द चाइल्ड ऑफ सच प्री डिसीज चाइल्ड ऑफ द प्री डिसीज सन, मतलब अगर ये भी मर जाता है तो इसका भी जो सन के सन का सन होगा उसको भी वो प्रॉपर्टी मिलेगी जो कि अगर मिलती कि उनके पापा जिंदा होते तो, मतलब कि अगर किसी भी एक ब्रांच में प्रॉपर्टी आनी थी तो वो प्रॉपर्टी आती है, अगर वो नेक्स्ट बंदा जिंदा होता है तो उसे मिल जाती है, अगर वो जिंदा नहीं हो तो नेक्स्ट चली जाती है, वो जिंदा ना हो तो नेक्स्ट चली जाती है। ठीक है, ये आपका बेसिक एक रूल है। अब आगे क्या ये कहता है? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ अ हिंदू मिताक्षरा कोपार्टनर शैल बी डीम्ड टू बी शेयर इन द प्रॉपर्टी that would have been allotted if a share of the property immediately before his death irrespective of whether he was entitled to claim partition or not। मतलब ये क्या कहता है, आपके कीवर्ड्स यहाँ पे क्या हो गए? एक तो immediately before his death, irrespective हो गया कि उसको पार्टीशन क्लेम कर सकता था या नहीं था, हिंदू मिताक्षरा को पार्टनर था, इसका मतलब कि अगर कोई भी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसे वही शेयर मिलेगा, जैसे हमने ऊपर भी देखा कि उसे वही शेयर मिलेगा जो उसे मिलता, चाहे वो पार्टीशन क्लेम कर सकता था या नहीं सकता। वो मांग सकता है कि भाई मेरे जो प्रॉपर्टी थी, इसकी जो प्रॉपर्टी इस बंदे को मिलनी थी उसको प्रॉपर्टी वो दे दी जाए, इररिस्पेक्टिव कि वो पार्टीशन क्लेम कर सकता था नहीं, और क्योंकि वही सेम प्रॉपर्टी जो कि उसे उसकी डेथ से पहले मिलती, इमीडिएटली बिफोर हिज डेथ इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज क्लेम। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज, कोई भी कोर्ट कोई भी ऐसा राइट रिकॉग्नाइज नहीं करती जिससे वो एक सन के अगेंस्ट, एक ग्रैंड सन के अगेंस्ट या एक ग्रेट ग्रैंड सन के अगेंस्ट कोई भी रिकवरी कर सकती है किसी भी डेट की, जो डेट उस इंसान ने जो रिकवरी करना चाहता है लिया होगा, मान लो फादर से
ग्रैंडफादर से या ग्रेट ग्रैंडफादर से। सिर्फ एक पायस ऑब्लिगेशन पहले के ज़माने में ऐसी एक कहावत होती थी कि बाप ने जो ब्याज लिया है उसको बेटा पूरा करता है, उसको हम पायस ऑब्लिगेशन कहते थे। अब ये 2005 की अमेंडमेंट के बाद से अगर किसी फादर ने, ग्रैंडफादर ने, ग्रेट ग्रैंडफादर ने लोन लिया है तो कोई भी पर्सन उसकी रिकवरी उसके सन से, ग्रेट ग्रैंडसन से या ग्रेट ग्रैंडसन से नहीं कर सकता। ठीक है, फिर से अब इसमें एक प्रोविजो आ गया, प्रोवाइडेड मतलब कंडीशन लगा देते हैं ये कि भाई थोड़ी बहुत, कि भाई पूरा ऐसे नहीं कि एक्सप्लॉइट ही हो रहा है, थोड़ी बहुत कंडीशन। अब जैसे इसमें ये क्या कहता है कि कोई भी ऐसा जो भी कमेंसमेंट हुई, जो भी ऐसा डेट लिया गया था या कॉन्ट्रैक्टेड, ये कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड लिखा है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया था बिफोर 2005 से, तो वो अफेक्ट नहीं करेगा किस में, किसका, द राइट ऑफ एनी क्रेडिटर टू प्रोसीड अगेंस्ट द सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन एज द केस में भी। अगर 2005 से पहले कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया जिसमें ये था कि हम आपके बेटे से या आपके पोते से या और पर पोते से वो ले सकते हैं, उन केसेस में आपका 2005 की अमेंडमेंट का इफेक्ट नहीं आएगा और अभी भी रिकवरी हो सकती है। इसका मतलब अभी हमने पढ़ा कि 2005 में यह है कि कोई को भी देना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके 2005 से पहले करे हुए होंगे उन केसेस को ये सेक्शन इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था ये हमारा सेक्शन प्रोस्पेक्टिव है, आगे के लिए लागू होता है, पीछे वाले हुए चीज़ों को, इवेंट्स को ये फर्क नहीं डालता। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि एनी एलियनेशन मतलब जो भी कोई प्रॉपर्टी अगर दे दी गई है, सेटिस्फैक्शन ऑफ किसी डेट की या राइट की, शैल बी एनफोर्सेबल, वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस डाल के उस प्रॉपर्टी को ले सकता है अंडर द रूल ऑफ पायस ऑब्लिगेशन बिफोर, जो भी अगर 2005 से पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया, एज इट वुड हैव बीन एनफोर्सेबल एज इफ हिंदू सक्सेशन 2005 हैड नॉट बीन इनेक्टेड। मतलब क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि 2005 से पहले जो भी कोई चीज़ है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो कॉन्ट्रैक्ट 2005 से पहले का बना हुआ और वो उसी तरह से लागू होएगा जैसे कि 2005 में कोई अमेंडमेंट आई ही नहीं थी। अब इस एक्सप्लेनेशन में एक छोटी सी बात ये लिखी है कि सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन वो ही होंगे जो कि हु वाज बोर्न, पहला आपका कीवर्ड, और अडॉप्टेड प्रायर टू द 2005 अमेंडमेंट। बोर्न और अडॉप्टेड दोनों ही आपके बेटे, पड़पोते या पोते माने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अडॉप्ट करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, सब बराबर होते हैं। सेक्शन 5 आपका क्या कहता है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पार्टीशन विच हैज बीन इफेक्टेड बिफोर द 20th डे ऑफ दिसंबर। ये जो भी कोई भी पार्टीशन आपका 20 तारीख ऑफ दिसंबर 2004 से पहले हुआ था, उनका इस सेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। फिर ये एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन पार्टीशन मीन्स एनी पार्टीशन जो भी मेड हुई थी, मेड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ पार्टीशन। एक पार्टीशन डीड बना के ड्यूली रजिस्टर्ड होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1908 के, और या पार्टीशन होनी चाहिए कोर्ट की डिक्री से हुई होनी चाहिए। ठीक है, उन पार्टीशंस की वहां पर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि कैसे प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती थी बिफोर 2005 और आफ्टर 2005 अमेंडमेंट। जैसे अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, एस डाइड लिविंग बिहाइंड हिज विडो, सन S1 एंड अ डॉटर D। ठीक है, डिटरमिन द शेयर्स ऑफ W, S एंड D, विडो S1 एंड D। अब बिफोर 2005 क्या था कि हमने अभी पढ़ा था कि जो डॉटर्स थी वो कोपासनर्स नहीं थी, उनको प्रॉपर्टी कम दी जाती थी। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी होती थी वो इन तीनों में डिवॉल्व होती थी। मान लो अब क्या है कि S के पास 1 शेयर है, 1। ठीक है, अब तीनों में अब नोशनल पार्टीशन होता था। नोशनल पार्टीशन क्या होता था, हमने पढ़ा था एक सेंटेंस कि जस्ट टू एसर्टेन व्हाट इज द शेयर ऑफ डी, हम एक नोशनल पार्टीशन करते हैं कि जैसे कि माना जाए कि एस बी अभी जिंदा है। अब क्या होगा कि एस के पास एक है प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी को 3 लोगों में डिवाइड करना है, S1 और W में, S और S1 में और W में। मतलब एक प्रॉपर्टी के कितने हिस्से होंगे, 3 हिस्से। तो तीनों को प्रॉपर्टी कितनी मिल गई, 1/3, 1/3 और 1/3। S1 और W की 1/3 1/3 होगी। अब ये 1/3 जो है आपकी S3 S के पास चली गई है। ये जो प्रॉपर्टी आफ्टर पार्टीशन जो आई एक 1/3, ये प्रॉपर्टी अब दोबारा होएगी कि भाई S की तो डेथ हो चुकी, अब इस प्रॉपर्टी को हमें, तो ये जो 1/3 प्रॉपर्टी है ये आपकी डिवॉल्व होएगी किस किस पर, S1 पर, W पर, D पे।
इसका मतलब अब 1/3 जो प्रॉपर्टी है उसके फिर से 3 हिस्से होंगे, इसका मतलब 1/3 का 1/3 और होएगा, तो कितना आ गया प्रॉपर्टी आपके 1/9। अब ये 1/9 जो प्रॉपर्टी है दोबारा से आपको S1 को जाएगी, 1/9 आपकी प्रॉपर्टी W को जाएगी, विडो को जाएगी, और डॉटर को सिर्फ कितनी प्रॉपर्टी मिली 1/9। मतलब पहले एक पार्टीशन होता है और फिर एक मतलब एक नोशनल पार्टीशन और फिर एक सेकंड पार्टीशन में डॉटर को प्रॉपर्टी मिलती थी, उनको तब प्रॉपर्टी मिली थी क्योंकि वो कोपार्टनर नहीं थी। पहले प्रॉपर्टी आपकी एस को मिली, S1 को मिली, W को मिली। अब एस की हिस्से की क्या थी 1/3 प्रॉपर्टी थी, 1/3 प्रॉपर्टी को डॉटर को देने के लिए दोबारा डिवाइड किया गया, दोबारा डिवाइड करने के बाद 1/9 प्रॉपर्टी आई और फिर वो प्रॉपर्टी आपकी डी को गई। अब देख लीजिए कितना शेयर में फर्क है, इसको 1/3 प्लस 1/9 मिल रहा है, विडो को भी 1/3 प्लस 1/9 मिल रहा है और डॉटर को सिर्फ 1/9 मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे आपका कि आफ्टर 2005 जो है अमेंडमेंट, उसमें क्या होता है। अब आफ्टर 2005 अमेंडमेंट में एस था, S1, W और आपका D। अब एस की डेथ हो गई, ये तीनों भी जो है अब ये भी डॉटर भी आपकी कोपार्टनर ही है इसमें। अब इसमें सबसे पहले ये है कि नोशनल पार्टीशन को हटा दिया गया टू सम एक्सटेंट। इसमें जैसे ये कि चारों के चारों को एक प्रॉपर्टी है आपकी, 4 बंदे हैं, S1 D और W, S1 D और W। इसको 1/4 मिल गई, इसको 1/4 मिल गई, इसको 1/4 मिल गई, इसको 1/4 मिल गई, चारों को 1/4 हिस्सा आ गया। अब 1/4 जो S का था, S की तो डेथ हो चुकी है, ये प्रॉपर्टी दोबारा से डिवॉल्व होगी इन तीनों पर, तो मतलब 1/4 का 1/12 हो गया, 1/3 किया मतलब तो 1/12 आ गया ना। अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1/12, 1/12, 1/12। अब अगर इसका आप सम करें 1/4 और 1/12 का, तो 4/12 ये आपका कितना आ रहा है 1/3, इसका भी 1/3, इसका भी 1/3। आपकी एक तरह से अगर मान लो, जो छोटा सा शॉर्टकट सा मुझे लगता है कि हो सकता है कि अगर हम मान लो एस को कंसीडर ही ना करें कि ऐसा है, दोबारा पार्टीशन ना करके, और मैं सिर्फ उस वन प्रॉपर्टी को जो जिंदे हुए लोग हैं जो भी अलाइव हैं उन लोगों में डिवाइड कर दूं, मतलब S1 में, D में और W में, तो भी कितनी प्रॉपर्टी आ रही है 1/3। तो ये सब करने की बजाय आप डायरेक्ट आंसर्स भी निकाल सकते हैं इस तरह से कि भाई 3 जो लोग हैं अलाइव हैं उनमें प्रॉपर्टी डिवॉल्व कर दी, डिस्पोज कर दी, क्योंकि अब D को भी उतना ही शेयर मिलता है जितना S1 है, तो कोई जब फर्क ही नहीं है तो हमें ऐसे ऐसे करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आपका आंसर ऐसे भी करेक्ट ही आएगा। थैंक यू, होप आप लोगों को अच्छी लगी हो वीडियोस। जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आई विल श्योरली आंसर। थैंक यू। और ये मेरा नाम है दीप्ति बंसल। थैंक यू।